सो अभी हम आ चुके हैं हमारे ब्राउज़र पर और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आईपीओ के एनालिसिस के लिए हमें कौन से वेबसाइट्स जो हैं और कौन से कोई टूल हैं क्या जिन पर हम आईपीओ का थॉरो एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें वो आईपीओ अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है। ये डिसीजन हम कैसे लेंगे एंड उसका एनालिसिस के लिए टूल्स कौन से हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो देखो, सबसे पॉपुलर जो प्लेटफॉर्म है, वो जिसका नाम काफ़ी पॉपुलर है, वो है चित्तौड़गढ़.com। एक वेबसाइट है चित्तौड़गढ़.com। अभी हम चलेंगे इस पे, बट मेरा पर्सनल फेवरेट ये नहीं है वेबसाइट। अभी एक सेकेंड, हम चित्तौड़गढ़ पर चलते हैं, चित्तौड़गढ़.com। तो चित्तौड़गढ़.com पे आईपीओ रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिख जाएगी कि मेन बोर्ड आईपीओ कौन कौन से हैं, एसएमई आईपीओ, उसका ओपन होने का डेट एंड ऑल, अपकमिंग आईपीओ कौन से हैं। जब आप आईपीओ पर किसी पर क्लिक करेंगे तो उस आईपीओ से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखेगी। ठीक है। पर्सनली मुझे चित्तौड़गढ़.com में पहले यूज़ लेता था, बट बिकॉज इस पे एड्स बहुत ज़्यादा हैं और वो ऐसे बहुत ही अजीब सा पूरा एड से भरा हुआ रहता है ना, तो वो एनालिसिस करने में थोड़ा सा ऐसे क्लियर माइंड नहीं रहता है। ठीक है, सबका अपना अपना चॉइस है। तो मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो मैं दो टूल यूज़ लेता हूँ। एक वेबसाइट है IPOCentral.in। तो IPOCentral.in ये नीट एंड क्लीन है, इस पे एड्स वगैरह नहीं है इतने। और ये इसके अलावा एक और पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, ऐप है स्टॉकेज। तो ये विवेक बजाज है, मिस्टर विवेक बजाज, जो काफ़ी पॉपुलर, यूट्यूब पर आप उनका चैनल देख सकते हो। एक फेस टू फेस करके उनकी सीरीज़ भी चलती है एंड ई लर्न मार्केट करके उनका प्लेटफॉर्म है। उन्हीं की ये ऐप है स्टॉकेज। तो काफ़ी अच्छी ऐप इन्होंने बनाई है। अगेन मेरा कोई भी यहाँ पर प्रमोशन एंड ऑल का नहीं है, बट बिकॉज ये एक सॉर्टेड ऐप है। कुछ ही है, कुछ ही ऐप्स हैं जो हम यूज़ लेंगे। एक स्क्रीनर.इन, ऑब्वियसली स्क्रीनर.इन ये सबसे सही, सबसे पॉपुलर, सबसे एकदम इजी टू यूज़, और मोस्टली हम सारे जो लॉन्ग टर्म एनालिसिस वगैरह सब सीखेंगे तो वहाँ पर हम स्क्रीनर.इन इसी का यूज़ लेंगे। ठीक है। और कुछ चीज़ों के लिए हम स्टॉकेज का यूज़ लेंगे एंड स्पेसिफिकली आईपीओ एनालिसिस के लिए मैं आईपीओ सेंट्रल यूज़ लेता हूँ। बट यहाँ एक दो चीज़ें जो थोड़ी सी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, उसके लिए हम ये भी यूज़ लेंगे। तो मोटा मोटी मैंने आपको ये बताया कि आईपीओ सेंट्रल जो है वो मेरी प्रेफर्ड वेबसाइट रहती है आईपीओ के एनालिसिस के लिए। अभी हम यहाँ पर जो है देखते हैं वन बाय वन कि कुछ आईपीओ के एग्जांपल ले लेंगे ऑनगोइंग, और उससे हम समझने की ट्राई करेंगे कि हम आईपीओ का एनालिसिस कैसे करेंगे, बेसिकली क्या पैरामीटर रहेंगे प्रैक्टिकल। थियोरेटिकली हमने अभी जो अप्लाई और अवॉइड वाला चैप्टर पढ़ा था, उस स्लाइड में हमने देखा था कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो हमें कंसिडर करने हैं एक आईपीओ को अप्लाई करने के लिए या अवॉइड करने के लिए। अब यहाँ पर हम उन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे कि क्या वो रियल में काम करते हैं नहीं करते हैं, ऑल सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। तो ये वेबसाइट का होम पेज है, जहाँ पर आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको न्यू एंड अपकमिंग आईपीओ की लिस्ट दिख जाएगी, लेटेस्ट आईपीओज़ की। और इससे नीचे आपको एसएमई आईपीओ की लिस्ट दिख जाएगी। एसएमई आईपीओ अगेन मैं स्टार्टिंग से आपको कह रहा हूँ कि हम अवॉइड करेंगे एसएमई आईपीओ को। तो मैं अ, यहाँ पर कोई भी एग्जांपल एसएमई आईपीओ का नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है। हम मेन बोर्ड आईपीओ की ही बात करेंगे। अभी जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 17 जून डेट है, 17 तारीख है। और ये एक आईपीओ है जो अभी 13 तारीख से ओपन हुआ था। बीच में वीकेंड था तो 2 दिन एक्स्ट्रा बता रहे हैं आपको। देखो देखो, एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर कुछ छोटी सी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो आईपीओ जो है वो 3 डेज़ के लिए ओपन रहता है। जो आईपीओ की डेट होगी फर्स्ट डे, उसके बाद 3 दिन तक लगातार आईपीओ ओपन रहता है। ठीक है। और आईपीओ अप्लाई करने का जो टाइम रहता है, ऑफिशियल टाइम वर्किंग डेज में, इन 3 दिन में 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हो अपने ब्रोकर से, बैंक अकाउंट से, या जहाँ से भी। ये लाइंस एक्चुअली यहाँ पर ये स्क्रीन टच है तो इसकी वजह से आ रही है, थोड़ा सा अवॉइड करना। ओके, सो टाइमिंग रहता है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, इसके बीच में आप अप्लाई कर सकते हो इन 3 वर्किंग डेज। अब क्या होता है, कई बार वीकेंड आ जाते हैं, जैसे फ्राइडे को कोई आईपीओ ओपन हुआ। ठीक है, फ्राइडे को कोई आईपीओ ओपन हुआ तो सैटरडे और संडे 2 दिन ऑफ हो गए।
इन 2 दिनों में अगर आप अप्लाई करोगे तो वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कब होगी, मंडे को ही होगी, और इसका लास्ट दिन कब है, ट्यूसडे। ठीक है। तो ये कभी कभार जो 5 दिन आपको दिखते हैं कुछ आईपीओज में, तो वो 5 डेज बेसिकली, बीच में कोई वीकेंड या हो सकता है कोई हॉलीडे हो, उसकी वजह से वो ज़्यादा दिन दिख सकता है। बाकी सारे आईपीओज 3 दिन के लिए रहेंगे। देखो ये अपकमिंग आईपीओज 18, 19, 20, 24, 25, 26, 24, 25, 26, 25, 26, 27, ठीक है। 3 दिन के लिए ओपन रहता है। टाइमिंग मैंने आपको बताया 10 बजे से लेकर 5 बजे तक रहता है। लेकिन अभी आईपीओ हमें अप्लाई कौन से दिन करना चाहिए ये भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, देन हम आईपीओ पे चलेंगे। तो देखो, फर्स्ट डे हमें नहीं करना है। हमने वो मिथ बस्ट किया था कि पहले दिन आईपीओ अप्लाई करने से ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहले दिन आईपीओ अप्लाई करोगे तो यू विल हैव हायर चांसेस कि आपको आईपीओ ओपन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है ऐसा। ये क्लियर कट एक मिथ है। ठीक है। तो फर्स्ट डे तो हमें वैसे भी करना ही नहीं है। ठीक है। फर्स्ट डे हमें आईपीओ अप्लाई नहीं करना है। हमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स सेकेंड डे पर करना है। अगर हमें क्लैरिटी आ गई है कि जो हमें क्यूआईबीज़ की कैटेगरी है, क्यूआईबीज़ और एनआईआई में एप्लीकेशन अगर ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है सेकेंड डे पर, अगर सुबह तक आप देखते हो, तो आप 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में 2 बजे तक आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि इनमें सब्सक्रिप्शन अगर ठीक ठाक हो गया है और आपको पता चल गया कि यस ये कोटा फुल हो रहे हैं, तो आप अपने आईपीओ को आगे बढ़ा सकते हो। कई बार ऐसा होगा कि सेकेंड डे तक भी क्यूआईबीज़ का कोटा फुल नहीं हो रहा है या आधा ही हुआ है, तो आपको कन्फ्यूज़न रहेगा कि क्या हुआ। तो फिर थर्ड डे आप 12 बजे तक वेट कर सकते हो। फिर आप 12 बजे के बाद में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 12 बजे के बाद में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन प्लीज़ एक चीज़ ध्यान रखना कि थर्ड डे लास्ट टू लास्ट आप 2 बजे तक वेट कर सकते हो। 2 बजे से ज़्यादा लेट ना करें तो अच्छा है, बिकॉज बहुत बार ऐसा होगा कि कभी अ, वो अप्लाई होगा, एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाती है, मैंडेट जो यूपीआई मैंडेट है वो सही से नहीं हो पाता है, तो बहुत सारी दिक्कत आती है। तो कोशिश ये करो कि 2 PM तक आप थर्ड डे पे कर ही दो। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम सेकेंड डे पर ही डिसीजन ले लेंगे कि हमें 2 से 5 बजे के बीच में आईपीओ अगर अप्लाई करना है तो इसी दिन हम कर देंगे। ठीक है, लास्ट डे वाली जो भागा दौड़ है वो हम नहीं रखेंगे। तो हमने यहाँ पे डिस्कस ये किया, 3 दिन के लिए आईपीओ ओपन रहता है, 3 डेज़ के लिए आईपीओ ओपन रहेगा। और टाइमिंग हमने देखा कि 10 से लेके 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट आवर में बिल्कुल नहीं करना है, लास्ट डे लास्ट आवर में नहीं करना है, और इवन सेकंड डे भी लास्ट आवर में नहीं करना है। आप उससे पहले ही कर लो, 4 बजे से पहले तो ज़्यादा बेटर है। ये चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस की। अब चलते हैं हम आईपीओ की तरफ। तो ये ओसवाल पंप्स का आईपीओ, इसको एनालाइज करते हैं बिकॉज ये अभी अभी फुलफिल हुआ है, इसका लास्ट डे था। तो हम देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं कि आईपीओ को जब भी कोई आईपीओ आया तो आप इस वेबसाइट पर आकर आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है बेसिकली। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ कंपनी का डिस्क्रिप्शन है कि कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है। तो देखो, डीआरएचपी जो होता है, अभी हम यहाँ पर आएंगे, ये स्टॉकेज है। ठीक है, स्टॉकेज में जब आप आओगे तो आपको यहाँ पर आईपीओ दिखेगा। इसमें आईपीओ में अगर आप यहाँ पर ये ओसवाल पंप क्लिक किया तो जो डीआरएचपी है, अब वो डीआरएचपी कैसा होता है देखो। मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में एक चीज़ बोली थी कि लोग डीआरएचपी नहीं पढ़ते हैं, वो बात सही है, बट डीआरएचपी एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। अब देखो 582 पेजेस हैं, तो आई नो इट्स नॉट प्रैक्टिकल कि आप इसको पढ़ पाएँ। सबका अपना अपना जॉब है, टाइम इशू है, और ये कॉम्प्लिकेटेड भी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है इसको पढ़ना, बिकॉज ये बहुत ही लेंदी डॉक्यूमेंट है। इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी होती है जिनको इन सब में आपको फ़िल्टर आउट करना कि कौन सी इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है जो हमारे काम की है। बाकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ की हैं, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ की हैं, और अदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। तो वो सब एनालिसिस करके जो चीज़ें हमारे काम की हैं, वो ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो समराइज़ करके हमको यहाँ पर दे देती है। तो इट्स बेटर कि हम यहाँ से एनालिसिस कर लें, और अगर आपके पास टाइम है तो आप गो थ्रू कर दें। अगर आपकी आदत हो गई ना एक बार डीआरएचपी को गो थ्रू करने की, तो यू विल हैव एन आइडिया कि मतलब आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट इनिशियली यस, ये लगेगा कि क्या कुछ है क्या नहीं। तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट लाइन, कंपनी के बारे में बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स भी आपको दिख जाती है डीआरएचपी में। इसलिए मैं डीआरएचपी रिकमेंड करता हूँ, बट इनिशियली आप इन वेबसाइट से इजीली मोस्ट ऑफ द टाइम आपका काम निकल जाएगा। सो प्रेफर यही करते हैं
कि हम यहीं पे सारी चीज़ देखते हैं। चलो, तो ओसवाल पंप आईपीओ को एनालाइज करते हैं। एस्टेब्लिश्ड इन 2003, एस्टेब्लिश्ड इन 2003। तो ये तो क्लियर हुआ कि कंपनी भाई पुरानी है, कंपनी तो पुरानी है, काफ़ी टाइम से है, जो कि अच्छी बात है। अब आगे आते हैं कि ओसवाल पंप्स इज रिकग्नाइज एज वन ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्टिकली इंटीग्रेटेड सोलर पंप मैन्युफैक्चरर। सोलर पंप बनाती है ये, अचीविंग ए रेवेन्यू ग्रोथ रेट ऑफ 45% CAGR फ्रॉम फिजिकल ईयर 2022 टू फिजिकल ईयर 2024। ईयर ऑन ईयर 45% पिछले 2 फिजिकल ईयर में इनकी ग्रोथ रही है। ठीक है, ओके। द कंपनी स्पेशलाइज इन सोलर पावर्ड एंड ग्रिड कनेक्टेड पम्प्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, solar modules, branded as Oswal with over 21 years of experience. It serves various sectors including agriculture, residential, commercial and industrial application. तो अभी तक जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि कंपनी की जो प्रोडक्ट लाइन है वो है कि सोलर पावर्ड और ग्रिड कनेक्टेड दोनों पंप्स, इनका जो मेजर प्रोडक्ट है वो है ये पंप्स जो होते हैं, वो पंप, ये पानी वाले जो पंप है वो ये बनाती है कंपनी। इलेक्ट्रिक मोटर्स भी बनाती है और सोलर मॉड्यूल्स भी बनाती है, जिसका ब्रांड नेम है ओसवाल, ओके। और इनका जो सेक्टर्स हैं वो एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल के लिए भी है, कॉमर्शियल के लिए भी। ठीक है, आगे देखते हैं। इन मार्च 2019 द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च द PM कुसुम स्कीम एमिंग टू इंस्टॉल 1.4 million standalone solar agriculture pumps to enhance energy securities for farmers. ठीक है, Oswal has capitalized on this initiative by expanding its operation to manufacture solar powered agriculture pumps and providing turnkey solar pumping system. As of 31st August 2024, the company executed orders for 26,270 systems across several states. तो ये जो PM कुसुम स्कीम है इसके अंदर बेसिकली फार्मर्स के लिए सोलर पावर्ड जो है एग्रीकल्चर पंप की ये स्कीम थी। उसके अंदर इस कंपनी को ऑर्डर्स हैं और इन्होंने जो है 26,270 सिस्टम अलग अलग स्टेट्स में क्या कहते हैं ऑर्डर फुलफिल किया है इनका। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट स्कीम जो है उसमें इनकी सप्लाई है। आगे देखते हैं। बाय 31st March 2024, Oswal supplied approximately 0.18 million solar-powered agriculture pumps, representing around 43.8% of the total installed under the PM कुसुम स्कीम। तो ये जो PM कुसुम स्कीम है इसकी टोटल इंस्टॉल्ड जितने भी इस स्कीम के अंदर सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप लगे हैं उसमें से 43.8% ओसवाल पंप्स ने इंस्टॉल किए। Revenue from these system reached 62.69 crore in fiscal year 2024, constituting 85.72% of total operational revenue. तो देखो ये अभी इसको थोड़ा सा हम अगर जज करें तो ऐसा नहीं है कि कंपनी का देखो 85% जो रेवेन्यू है वो सिंगल इस एक ही स्कीम से आ रहा है, जबकि ऊपर हमने देखा कि कंपनी का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो प्रोडक्ट में, लेकिन प्रोडक्ट भी एक ही सप्लाई हो रही है, ये ट्रंक की सोलर पंपिंग सिस्टम, और वो भी एक ही स्कीम में जो कि गवर्नमेंट स्कीम है, और उसमें कंपनी का 85% रेवेन्यू, मतलब जो टोटल कंपनी का रेवेन्यू उसमें 85% जो हिस्सा है वो इस एक ही स्कीम और एक ही टाइप के पंप से आ रहा है। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, ओवरवेलमिंग नहीं है। देखने में ऐसा लगेगा कि ओके गवर्नमेंट की बड़ी स्कीम है उसमें बड़े सप्लायर हैं, लेकिन नहीं। आप एक बिज़नेस, गवर्नमेंट की स्कीम आज है कल नहीं रहेगी तो बाद में क्या होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये समर्सिबल पंप्स हैं जो इनके प्रोडक्ट हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर प्रमोटर्स हमेशा आपको ये जब आप यहाँ एनालाइज करोगे तो आपको प्रमोटर्स के नाम भी यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो मेन जो एक दो प्रमोटर की पीपल होते हैं, हर कंपनी में की पीपल होते हैं जो चेहरा होते हैं कंपनी का, तो उनको आपको देखना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसके प्रमोटर कौन है। ठीक है, उनके इंटरव्यूज़ देखो, एक दो इंटरव्यूज़ देखो तो आपको पर्सनैलिटी का पता चलेगा कि प्रमोटर का विज़न क्या है, उनकी क्या पर्सनैलिटी है। अलग अलग टाइप के लोग हैं तो काफ़ी कुछ क्लैरिटी आती है कंपनी के बारे में। कंपनी के मैनेजमेंट को आप जानते हो तो काफ़ी क्लैरिटी आती है कंपनी के बारे में, क्योंकि आखिरकार वही लोग हैं जो कंपनी को आगे ले जाएंगे। तो उनका थॉट प्रोसेस क्या है, उनका विज़न क्या है, वो कितने मैच्योर हैं, प्रोफेशनल है, तो ये जानने से आपको बहुत क्लैरिटी आती है। अगर आपको मैनेजमेंट ही समझ में नहीं आया, प्रमोटर ही समझ में नहीं आया, आपको लगता है कि यार बहुत ही
शेडी पर्सनैलिटी है, इधर उधर की बातें बहुत हो रही है या दिखावा बहुत हो रहा है, वो महसूस हो जाता है। जब आप थोड़े एक्सपीरियंस होते हो तो आपको इंटरव्यूज़ एंड ऑल देखने पे पता चल जाएगा। तो वो सारी हवाबाजी की बातें करते हैं वो, कई कई सारे ऐसे प्रमोटर होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रमोटर के बारे में भी आप R&D करोगे, उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो क्या कंपनी के बारे में बोल रहे हैं एंड ऑल, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर नीचे आएंगे ओसवाल पंप्स के IPO डिटेल पे। तो जब हम इसके IPO डिटेल पे आएंगे तो यहाँ पर IPO की डेट जो कि हमने देख ली, यहाँ इशू प्राइस है उसका 584 से 604, जो प्राइस बैंड हमने देखा था, तो ये प्राइस बैंड इसका है। टोटल IPO जो है यहाँ पर, पहले आप टोटल IPO साइज देख लो, 1363 करोड़ से 1387 करोड़ हम अपर बैंड मान के लेके चल रहे हैं। तो 1387 करोड़ का IPO है, जिसमें से 890 करोड़ का फ्रेश इशू है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों है, OFS भी है और फ्रेश इशू भी है। हमने ये अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि ये हमें क्यों इम्पॉर्टेंट है देखना, फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल। तो हमारा पहला चेकलिस्ट का जो क्राइटेरिया है उसमें क्या ये कंपनी फिट बैठती है, तो देखो मिक्स है। अब मिक्स में रेशियो कितना है वो हम देख लेंगे। अगर कंप्लीटली फ्रेश इशू है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो प्लस लगाओ आगे बढ़ जाओ कि फ्रेश इशू है, कोई इशू नहीं। कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है तो क्रॉस लगाओ और यहीं से वापस चले जाओ, आगे बढ़ना ही नहीं है, आगे देखना ही नहीं है, क्योंकि हमारा फिक्स, अब हम एक फिक्स क्राइटेरिया रखेंगे। एक दो पहली चेकलिस्ट में अगर IPO रिजेक्ट हो गया तो हो गया, फिर उसको नहीं हम IPO में लेंगे, फिर देखेंगे सेकेंडरी मार्केट में कंपनी को भी अच्छा करेगी और हमें हमारे सारे पैरामीटर्स पर अलाइन करेगी तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन IPO नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मिक्स है और उसमें से ही मेजर जो पोर्शन है वो फ्रेश इशू है, क्योंकि 1300 करोड़ में से 890 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी 500 करोड़ के अराउंड जो है वो ऑफर फॉर सेल है। तो विच इज़ ओके, कोई उसमें इशू नहीं है, ठीक है, चलता है। और जो लॉट साइज़ है वो 24 शेयर्स की होगी। तो मैंने जैसे बताया कि 15,000 के आसपास का IPO रहता है, तो ये 14,736 का एक लॉट हो गया जिसमें 24 शेयर्स होंगे। जब आपका IPO ओपन होगा तो आपके पास डीमेट में 24 से शेयर्स आएंगे इस कंपनी के, ठीक है। लॉट का मतलब ये हो गया। फेस वैल्यू देखो, फेस वैल्यू हम डिस्कस करेंगे आगे जब जाएंगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में, तब मैं फेस वैल्यू आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आपको यहाँ IPO के पर्सपेक्टिव से कुछ ज़्यादा इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये डिविडेंड में रोल होता है इसका और स्टॉक स्प्लिट में रोल होता है इसका, ठीक है, स्टॉक स्प्लिट में रोल होता है। तो अभी यहाँ पर आपको इसका लोड लेने का कोई ज़रूरत नहीं। सेकंड हमारा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्राइटेरिया चेकलिस्ट में कि IPO अप्लाई और अवॉइड, पहला मैंने बताया था फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल, उसमें ये पास हो गया है हमारे क्राइटेरिया में। सेकंड क्राइटेरिया मैंने बोला था कि रिटेल अलोकेशन जब भी 10% होगा तो हम क्लियरली उस IPO को ना बोल देंगे, ठीक है, क्लियरली हम उस IPO को ना बोल देंगे। बट यहाँ पर 35% है, यानी कि कंपनी प्रॉफिटेबल है पिछले 3 साल में, और ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट। यहाँ पर एक और चेकलिस्ट हो गई, मतलब हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं देखने के लिए। लेट्स सी, आगे चलते हैं। अब आ गया है ओसवाल पंप्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले 3 साल में और इस करंट ईयर में जब तक इन्होंने रिपोर्ट किया है, 9 महीने का 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर इसमें किया है, तो वहाँ तक का क्या परफॉर्मेंस है कंपनी का वो देखते हैं, ठीक है। अब रेवेन्यूज़ हैं जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 360 करोड़ थे, फिर 23 में ग्रो हुआ थोड़ा और 385 करोड़ हुआ, 24 में 750 करोड़ और उसके बाद में 1000 करोड़ के अराउंड इनका रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू ग्रोइंग है, ईयर ऑन ईयर देखो ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर देखो ग्रोथ है, तो ठीक है, रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव पे हमें कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस आप देखो कि जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा ऑब्वियसली एक्सपेंसेस बढ़ेंगे कंपनी के, लेकिन जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर हमें पता चलेगी कि जब रेवेन्यू से एक्सपेंसेस निकालें तो क्या कंपनी को प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है क्या। यस, कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2022 से प्रॉफिटेबल है, तो इनका जो मार्जिन था नेट मार्जिन वो 4.7 था, फिर 8.8 और 12 एंड देन 20। तो यहाँ पे भी ओके है, कोई इशू नहीं नज़र आ रहा है, ग्रोइंग है, सब कुछ ठीक है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कंपनी में प्लस है, कोई यहाँ पर हमें फ़िलहाल कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। लेकिन
ये एक चीज़ नोट करने वाली थी जो हमने हाईलाइट भी करी थी कि ये जो रेवेन्यू में जंप है वो पीएम कुसुम योजना जो 2019 में आई थी और इनको जो ऑर्डर मिले मेजरली वो 2024 वाले इसी में मिले थे। तो इसी एक स्कीम के वजह से इनका ये जो रेवेन्यू जंप है वो है इसके बाद में, ठीक है। तो वो एक थोड़ा सा है मैटर, अच्छा भी है और बुरा भी है दोनों चीज़ें, लेकिन बाकी चीज़ें हम देखेंगे अभी। अब कंपनी के वैल्यूएशन पे आते हैं और कंपनी के की मैट्रिक्स जो हैं वो पैरामीटर्स हैं वो भी डिस्कस करते हैं। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर से, तो अर्निंग पर शेयर आती है, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर कंपनी की 1.70 थी, उसके बाद 3 ऑब्वियसली कंपनी प्रॉफिटेबल थी और ये अभी तक है, ये ग्रोइंग है, कोई इशू नहीं है। पी रेशियो ये देखना ज़रूरी है, ठीक है। इसको आगे हम पीयर से कंपेयर करेंगे। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आईपीओ आ रहा है, कंपनी अच्छी है बुरी है, कंपनी अच्छी भी है लेकिन कंपनी का वैल्यूएशन महंगा है। अभी मैं लेमन टर्म में बताता हूँ, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कोई चीज़, मैं एक छोटे से एग्जांपल से देता हूँ कि एक कोई चीज़ है, लेट्स एज्यूम एक मोबाइल है, ठीक है, एक मोबाइल है, वो मोबाइल एडवांस है, आपको पसंद है, सब कुछ है, लेकिन उसकी रेट बहुत ज़्यादा, उसका जो फीचर्स हैं और जितना भी उसमें अ, अ, उसका कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से उसकी रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेट्स एज्यूम कि एक नॉर्मल सा मोबाइल, एवरेज मोबाइल है, उसकी प्राइस 1 लाख रुपीज़ है, तो आप मोबाइल अच्छा है जस्ट इसके लिए 1 लाख रुपए तो नहीं दे सकते ना। क्यों? क्योंकि वो ओवर प्राइज्ड है, ओवर प्राइज्ड है। कोई भी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ के लिए ये अप्लाई होगा। तो शेयर्स के साथ भी ऐसा ही है। आप कोई भी कंपनी अच्छी है, वो अच्छा कर रही है, उसकी प्रोडक्ट लाइन अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, धंधा अच्छा कर रही है, मुनाफा कमा रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन वो जो पैसा मांग रही है पर शेयर, आज एक शेयर खरीदने के लिए कितना पैसा देने के लिए रेडी हो, वो जो मांग रही है वो कीमत ज़्यादा है, मतलब हाई वैल्यूएशन पे। तो ये जो है आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप महंगा तो नहीं खरीद रहे हो। अगर महंगी कंपनी आ रही है तो वो अपनी वैल्यूएशन उसकी करेक्ट होगी और फिर आप वो मौका खो दोगे कि उसको अच्छे वैल्यूएशन पे, जो उसका एक्चुअल सही भाव है वहाँ पे आप खरीदने का मौका खो दोगे और उसको महंगे भाव पे लेने का कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि वो अपने भाव पे आने में बहुत लंबा टाइम भी, उसका टाइम करेक्शन और वैल्यू करेक्शन दोनों साथ में हो, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसलिए हम हमेशा वैल्यू देखते हैं। और वैल्यू कैसे देखेंगे? वैल्यू देखेंगे हम कंपेयर करके। भाई एक चीज़ को कंपेयर करेंगे तभी तो उसका पता चलेगा ना महंगा है या सस्ता है, ठीक है ना। कोई दो चीज़ है, लेट्स अज्यूम कि आप मार्केट से मोबाइल लेने गए, ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न है तो आप क्या करते हो, दो मोबाइल से कंपेयर करते हो ना, आपस में दो कंपनीज़ को कंपेयर करते हो, फीचर्स एंड ऑल। तो ऐप, तो वो कंपैरिजन जो है वो ज़रूरी है, तभी आपको इसकी सही वैल्यू का आइडिया लगेगा। इसे ही वैल्यूएशन बोलते हैं। आगे जाकर हम इसके मॉडल्स, जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन पे लंबा चौड़ा डिस्कशन करेंगे हम। लेकिन मैं यहाँ, क्योंकि आईपीओ में भी आपको वैल्यूएशन थोड़ा बहुत देखना है, तो मैं आपको यहाँ पर एक आइडिया, रफ आइडिया दे रहा हूँ कि वैल्यूएशन क्यों ज़रूरी है और वैल्यूएशन क्यों देखते हैं हम, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि वैल्यूएशन हमेशा पीयर्स से होगा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। एप्पल टू एप्पल, एप्पल मतलब मोबाइल की कंपनी नहीं, एप्पल मतलब खाने वाली एप्पल। देखो एक एप्पल है खाने वाला, वो अच्छा है या बुरा है उसकी क्वालिटी, ये आप किसी दूसरे एक एप्पल से कंपेयर करोगे तभी हो पाएगा ना। अगर आप इसको बनाना या फिर मैंगो से कंपेयर करोगे तो नहीं हो पाएगा ना। आपको एप्पल को एप्पल से कंपेयर करना पड़ेगा, देन यू विल हैव एन आइडिया कि ये एप्पल अच्छा है या बुरा है, ठीक है। तो आपको कंपनी से, अगर इस कंपनी को कंपेयर करना है, इसका वैल्यूएशन कि ये सस्ता है या महंगी है ये कंपनी, तो आपको इसके कॉम्पिटिटर, इसके पीयर्स से कंपेयर करना पड़ेगा, सेम इंडस्ट्री, सेम सेक्टर। तो आपको आइडिया लगेगा कि ये कंपनी किस भाव पर हमें मिल रही है। तो ये एक वैल्यूएशन का रफ आइडिया था। तो जो ये पी रेशियो है, ये पी रेशियो है, जो कंपनी प्रॉफिटेबल होती है उसका पी रेशियो देखते हैं हम, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, आगे जाकर हम पी रेशियो को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, वहाँ पर हम उसका फॉर्मूला एंड ऑल सब डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना समझो कि पी रेशियो जो है, प्रॉफिटेबल है कंपनी तो पी रेशियो निकलता है, और अगर कंपनी लॉस मेकिंग है तो उसका पी एस रेशियो निकलता है,
प्राइस टू सेल्स रेशियो, ठीक है। तो पी रेशियो हमें बताएगा पीयर से कंपेयर करने पे कि कंपनी महंगी है या सस्ती है। तो यहाँ पर फिलहाल हमने इसका पी रेशियो देखा और अभी नीचे जाके हम कंपेयर करेंगे कि बाकी कंपनीज पीयर्स कंपनीज क्या करें। अब आते हैं हम बाकी मैट्रिक्स पे, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो ये मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है RONW यानी कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ। रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये परसेंटेज में होता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ आप ऐसा मान लो कि ये एक तरीके से ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मान लो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेमन टर्म में अगर मैं कहूँ तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मान लो। और इसे इजीली समझने का तरीका बताऊं तो ऐसा समझो कि अगर ये कंपनी लिस्टेड होती, अगर ये कंपनी 2022 से लिस्टेड होती तो ईयर ऑन ईयर इस कंपनी ने 58.88% के रिटर्न दिए होते। एक कोई भी ईयर ऑन ईयर कंपनी के हम रिटर्न देखते हैं ना लिस्टेड कंपनीज के, तो अगर ये कंपनी लिस्टेड होती तो इसका 2000 फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो रिटर्न रहता है ईयर का वो 58.88 रहता, 23 में 80.91 का रहता और 24 में 88.73% रिटर्न रहता। तो ये RONW कुछ नहीं है, ये रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो। तो अच्छा था कंपनी का, नो डाउट ग्रोइंग है और अच्छा है, तो कोई इशू है नहीं, डिसेंट रिटर्न है। अब बात करते हैं हम NAV की, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू क्या है? तो देखो नेट एसेट वैल्यू को अगर हम लेमन टर्म में समझें तो ये पर शेयर बुक वैल्यू है, कंपनी की पर शेयर बुक वैल्यू है। ये 2.47 रुपीज़, 6.03 रुपीज़ और 16.1 रुपीज़ है, ये कंपनी की पर शेयर बुक वैल्यू है, ठीक है। अगर आज की डेट में अगर कंपनी आज बंद हो जाए, अगर कंपनी आज बंद हो जाए कोई भी रीज़न से, XYZ कोई भी अच्छे बुरे रीज़न से कंपनी अगर आज बंद हो जाए तो पर शेयर कितना रुपया इन्वेस्टर को मिलेगा, वो है ये। तो 2022 में अगर कंपनी बंद होती और मान लो आपके पास 1000 शेयर होते कंपनी के, तो 2.47 रुपीज़ आपको मिलते, यानी कि 2470 रुपये आपको मिलते। कंपनी बंद होती तो 1000 शेयर पे, जो कि 2023 में बढ़कर हो गए अराउंड 6000 रुपये और यहाँ बढ़कर हो गए हैं 16000 रुपये, विच इज़ ग्रोइंग। तो जो हमने देखा NAV कुछ नहीं है, नेट एसेट वैल्यू। NAV की फुल फॉर्म क्या है? NAV की फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। नेट एसेट वैल्यू, ये देखो ये हर IPO में आपको ये की मैट्रिक्स देखने, तो ये वीडियो 2-3 बार देखोगे आप तो आपको ये याद हो जाएगा। और जब 5-6 IPO एनालाइज कर लोगे तो आपको फिर कोई ज़्यादा ऐसा याद रखने जैसा कोई मैट्रिक नहीं है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें ये देखनी है आपको। तो नेट एसेट वैल्यू इज़ कि आज अगर कंपनी सेल हो तो आपको कितना रुपया मिलेगा। तो ये ग्रोइंग है, इसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ हमने प्लस पॉइंट दिया, यहाँ प्लस पॉइंट दिया। ROCE परसेंटेज, तो ये क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये जो ऊपर देखा वो रिटर्न ऑन नेटवर्थ था, यानी कि कंपनी की टोटल जो है ROI कितना था, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, कंपनी की टोटल नेटवर्थ पे कितना कितना रिटर्न आ रहा है टोटल नेटवर्थ पे, ठीक है। ये है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि कंपनी जितना पैसा बिजनेस करने के लिए लगा रही है, जितना पैसा कंपनी बिजनेस करने के लिए लगा रही है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड टू रन अ बिजनेस, जो मेन कंपनी का कोर बिजनेस है, ठीक है। ये देखो इस पे थोड़ा सा हैंडराइटिंग का इशू रहता है ये पेन पे, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करना, ठीक है। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि कंपनी के कोर बिजनेस को रन करने के लिए जो कैपिटल एम्प्लॉय होती है उस पर कितना रिटर्न कंपनी कमा रही है, ठीक है। तो इस पे 27% 22 में था, 23 में 45% था और 81% था आपके 24 में। ये जो जंप हुआ है ना ये कुसुम योजना से हुआ है, ये ध्यान रखना। ये ओवरवेलमिंग जो डेटा यहाँ पे दिख रहा है ना ये एक ही स्कीम से आ रहा है। अगर डाइवर्सिफाइड रहता वेल तो थोड़ा सा समझ में आता है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड मेरे अभी जब ये मैट्रिक्स देख रहा हूँ तो मेरे चल रहा है कि यार ये सब जो रेवेन्यू है सारा और ये जितने भी अपने को ओवरवेलमिंग डेटा दिख रहे हैं वो एक ही जगह से आ रहे हैं, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो ROC हमने देखा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कंपनी का जो पैसा लगा रही है उस काम को करने के लिए
उस पर कितना मुनाफा कमा रही है, ये है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ एबिटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट पॉपुलर पैरामीटर। इसका नाम आपने बहुत बार, कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने तो खूब सुना होगा और नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट ने भी खूब सुना होगा। इसके और नाम क्या हैं एबिटा के, पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, इसको हम हिंदी में प्यार से, आपने बहुत नाम सुना होगा, कामकाजी मुनाफा। कामकाजी मुनाफा, या इंग्लिश में एक और नाम से हम जानते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कामकाजी मुनाफा या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो क्या होता है कामकाजी मुनाफा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या एबिटा? देखो, कंपनी का जो कोर बिजनेस है, कंपनी का जो कोर बिजनेस है, इन दिस केस कंपनी का कोर बिजनेस है सोलर पंप। तो जो कंपनी ने बिजनेस कमाया, सॉरी, जो कंपनी ने मुनाफा कमाया है अपने कोर बिजनेस से, यानी कि पंप सेल करके जो बिजनेस बनाया है या फिर जो प्रॉफिट कमाया है, वो एबिटा होता है। इसके अलावा भी कंपनी के और इनकम सोर्सेज होते हैं ना, और भी तरीके होते हैं। तो जो कंपनी का आप देखते हो बॉटम लाइन जैसे बोलते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, ये सब एडजस्ट होने के बाद का होता है। तो कंपनी का हमें कोर बिजनेस का आइडिया वहाँ से नेट प्रॉफिट से नहीं मिल पाता है। एक्चुअल में हमें क्या देखना होता है एक कंपनी को एनालाइज करने में, हम किस चीज़ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, कंपनी के प्रोडक्ट में, कंपनी के कोर बिजनेस में, कि वो बिजनेस कैसा कर रही है। तो अगर बिजनेस का सही व्यू हमें देखना है तो एबिटा हमें देखना पड़ता है। एबिटा पर भी आगे पूरी डेडिकेटेड स्लाइड है, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एबिटा के प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, बड़े बड़े एस इन्वेस्टर एबिटा के बारे में क्या बोलते हैं, क्या एबिटा हमेशा एबिटा ही देखना चाहिए या इसके अलावा भी और चीज़ें, एडजस्टेड एबिटा क्या होता है, और अकाउंटिंग के अलग अलग रूल से जो है कैसे इफेक्ट होता है, वो सारी चीज़ें हम जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो एबिटा कंपनी का, इस कंपनी का देखें ओसवाल पंप का, तो ग्रोइंग है, विच इज़ गुड, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आई होप एबिटा आपको समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया तो हम आगे जब फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे वहाँ पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट, डेट टू इक्विटी रेशियो। सो डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है? ये कंपनी के पास कितना उधार है और कितना खुद का पैसा है, ये बताता है ये रेशियो। ये रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना ख़राब है, जितना ज़्यादा हो उतना ख़राब, जितना कम हो उतना अच्छा। डेट पहले आया ना, डेट पहले, जितना ज़्यादा है उतना डेट ज़्यादा है। ठीक है, और इक्विटी तो बेसिकली कुछ नहीं है, ये है कि कंपनी के पास उधार का, यानी कि बोरोड मनी कितनी है अपना बिजनेस करने के लिए, और खुद का पैसा कितना है, खुद का कैपिटल कितना है। ठीक है, तो ये रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा हो उतना ख़राब है। तो यहाँ पे पहले 22 में ज़्यादा था, उसके बाद कम हुआ, उसके बाद कम हुआ, विच इज़ गुड साइन, विच इज़ गुड साइन। यहाँ भी कंपनी ओके। तो ओवरऑल अभी तक हमने ये जो दोनों टेबल्स देखी, उनमें हमें कंपनी अच्छी लग रही है, लेकिन हिडन चीज़ ये है कि यहाँ इसमें एक ही जगह से ये ग्रोथ आ रही है, एक ही योजना से ये ग्रोथ आ रही है, वो एक कंसर्निंग है। क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया यहाँ पर कि कंपनी का ये जितना भी डेटा हम देख रहे हैं उसमें 85% सिर्फ एक ही जगह से आ रहा है। ये चीज़ मुझे खाए जा रही है। आगे चलते देखते हैं ग्रे मार्केट। अब देखो, थोड़ा सा ग्रे मार्केट पे मैं वापस ज्ञान दे देता हूँ आपको। जीएमपी प्राइस बहुत लोग चेक करते हैं, पर्सनली मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि देखो, ग्रे मार्केट में आपको ट्रेड तो बिल्कुल ही नहीं करना है। जो ग्रे मार्केट में कैश के अंदर लेन देन होता है वो हमें नहीं करना है कैश में, क्योंकि उसका कोई लीगल स्ट्रक्चर नहीं है और वो एक तरीके से इलीगल काम है। आप कैश में लेन देन करते हो, वो सब गैर कानूनी, वो नहीं करना है और उसमें बहुत सारी रिस्क भी हैं और वो अवॉइड करना है। आपको लीगल वे में कंपनी अच्छी लग रही है, आप डीमेट अकाउंट से अप्लाई करो और उससे ट्रेड करो। लेकिन जो जीएमपी है,
जी ग्रे मार्केट बड़ा मार्केट है, ठीक है, ये तो अवॉइड तो हम नहीं कर सकते। तो जीएमपी जो है उसको कितना तवज्जो देना चाहिए, थोड़ा बहुत, बिकॉज ये जो भी मार्केट है ये स्पेक्यूलेशन का मार्केट है, ठीक है, ये स्पेक्यूलेशन का मार्केट है। यहाँ आईपीओ से पहले पहले सारी गणित हो जाती है, लास्ट डे से पहले या फिर कहें ड्यूरिंग दैट पीरियड आईपीओ का जो कितना सब्सक्रिप्शन हो रहा है 3 दिन में, उसके हिसाब से प्राइस फ्लक्चुएट होती है। तो फंडामेंटल और ये सब से ज़्यादा फोकस जो होता है ग्रे मार्केट में वो स्पेक्यूलेशन पे होता है, ठीक है। तो ग्रे मार्केट को हम देखेंगे, बट ग्रे मार्केट प्राइस को हम देखेंगे लेकिन कोई ज़्यादा उसको तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको जब आईपीओ आने वाला होता है, ये आईपीओ कहाँ से था, ये आईपीओ था, इसकी डेट थी 13 तारीख को ओपन हुआ। अमूमन 4 से 5 दिन पहले से ग्रे मार्केट में लेन देन शुरू होते हैं और प्राइस आना शुरू हो जाती है। जैसे इस केस में 10 जून से आ रही है, तो डे 1 पे 50 थी, फिर इंक्रीज़ हुई, फिर इंक्रीज़ हुई, फिर इंक्रीज़ हुई, ये 13 जून को ओपन हुआ तब पीक आया। अक्सर यही होता है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट टू सौदा, मतलब टोटल लॉट साइज़ पे कितना प्रीमियम, ये 50 रुपये क्या है, ये 50 रुपये 67-75 रुपीज़ क्या है, तो ये प्रीमियम प्राइस है। यानी कि 584,614 जो पर शेयर का इशू प्राइस का प्राइस बैंड है, उससे ऊपर प्रीमियम प्राइस है, यानी कि 614 प्लस 50 पे लिस्ट होने का इनका एक्सपेक्टेशन है। फिर दूसरे दिन 67 था, फिर 75 था, और फिर 75 था। तो ये जो चीज़ है वो आपको प्रीमियम बता रही है कि इतने प्रीमियम पर ग्रे मार्केट में अभी इसके भाव चल रहे हैं। अब ये कितने ऑथेंटिक होते हैं, रिलेवेंट होते हैं, इसका कोई भी पैरामीटर है नहीं। कभी कभी सही होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं, तो सारी चीज़ें, तो इसको आपको ज़्यादा भाव नहीं देने हैं, ठीक है। और ये सब्जेक्ट टू सौदा क्या होता है कि वो पूरे लॉट का बताते हैं कि कितना प्राइस ऊपर दे, पूरा सौदा कितने में बिकेगा, ठीक है। ये तो इंडिविजुअल प्राइस है एक शेयर का कितना ऊपर जा रहा है। तो एक ट्रेंड मोटा मोटी हमें देखना है लास्ट डे तक जाते कि ये आईपीओ जब ओपन हुआ उसके बाद में ग्रे मार्केट की प्राइस डाउन होना शुरू हो गई थी, और लास्ट डे पर यानी कि आज इसकी प्राइस वापस अप हुई। तो थोड़ा बहुत लग रहा है कि लिस्टिंग प्रीमियम हो जाएगी इसकी, लेकिन आगे कितना सस्टेन कर पाएगा, इट ऑल डिपेंड्स। लिस्ट होने के बाद में कितना स्टॉक सस्टेन करेगा या करेक्ट होगा या फिर क्या होगा, वो हम अगली स्लाइड जो है, अगली स्लाइड पर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगली स्लाइड में मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगा पोस्ट आईपीओ स्ट्रैटेजीज, पोस्ट आईपीओ स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आईपीओ प्रीमियम पे लिस्टिंग होती है तो आपको निकलना है या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, ये सब कैसे किस चीज़ों पे डिपेंड करता है। और अगर आपका आईपीओ नहीं भी ओपन हुआ है तो आपको वो कंपनी अगर अच्छी लग रही है तो आपको कब उस कंपनी को लेना है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, नहीं करना है, किस प्राइस पे करना है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो फिलहाल ग्रे मार्केट प्राइस हमें डे वाइज उसका ट्रेंड देखने के लिए करना है। इसमें जब आईपीओ ओपन हुआ उसके बाद में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, उसके क्या रीज़न रहे आगे हम जब अभी एनालाइज करेंगे तब देखेंगे। नाउ अगली चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आईपीओ ऑब्जेक्टिव्स। हमने देखा फ्रेश इशू है, जो ओएफएस है उसमें तो जो एग्जिट ले रहे हैं वो उनके पास पैसा जाएगा, लेकिन जो फ्रेश इशू है उसमें जो फंड आएगा उससे कंपनी क्या करने वाली है, तो उससे कंपनी देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी 89 करोड़ के। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स करके एक वर्ड होता है, कैपेक्स आप बहुत बार सुनोगे, बजट जब आता है तभी आप कैपेक्स वर्ड सुनते हो। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग जर्नी में आप कैपेक्स बहुत बार सुनोगे। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो नॉन कॉमर्स के मेरे भाई लोग हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ एक जस्ट मोटा मोटी इंट्रोडक्शन। दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं, कोई भी कंपनी या बिजनेस या फिर अपने पर्सनल फाइनेंस में भी दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, तो हम हमारा एग्जांपल लेके देखते हैं, इजीली समझ में आएगा। हम एक घर ले रहे हैं, ठीक है, हम एक घर ले रहे हैं, ये क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उस घर में हमने कलर करवाया, रह रहे हैं तो कलर ख़राब होगा, मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ है, तो वो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर हो गया। ऐसे ही कंपनीज़ के अंदर बिजनेस रन कर रहे हैं तो कंपनी ने फैक्ट्री लगाई, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई, वो कैपेक्स है कंपनी का, ठीक है। नई मशीनरी लाए
ये कंपनी का कैपेक्स है। ऑपरेशनल के अंदर क्या हो जाएगा, कंपनी रॉ मटेरियल पर खर्च कर रही है, कंपनी बाकी रिसोर्सेज के लिए कुछ खर्च कर रही है, वो सब ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब समझ में आ गया कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी का बिजनेस जो खड़ा करने के लिए एक्सपेंडिचर करती है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो यहाँ पर 89 करोड़ का कैपेक्स करेगी कंपनी। और कंपनी क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट इन द होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनीज का जो डेट है, डेट और इक्विटी फॉर फंडिंग द सेटिंग अप ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट करनाल हरियाणा, 419 करोड़। देखो अब हर कंपनी की सब्सिडरी कंपनीज होती है, हो सकता है सब्सिडरी कंपनीज अलग बिजनेस में भी हो, ठीक है, हो सकता है सब्सिडरी कंपनी अलग प्रोडक्ट लाइन में अलग में भी हो, सेम में भी हो सकता है। सब्सिडरी कंपनीज में जब भी कंपनी इन्वेस्ट करती है तो थोड़ी सी चीज़ें अच्छी भी मान सकते हैं, लेकिन कुछ झोल झाल भी होता है। अगर छोटी कंपनियाँ हैं और उनमें बहुत कुछ होता है, बहुत सारे केसेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 419 करोड़ जो है सब्सिडी, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा बुरा है, यहाँ पे ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि वो अपनी सब्सिडरी कंपनीज के डेट चुकाएंगे और वहाँ पर न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करनाल हरियाणा में लगाएंगे, जो कि अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो वैसा हर टाइम उसको नेगेटिवली देखना भी ज़रूरी नहीं है, मैंने जस्ट एक पॉइंट आउट किया है। और क्या करेगी 235 करोड़ का प्री पेमेंट रीपेमेंट इन पार्ट और फुल सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स, जो कंपनी की अपन ने ऊपर देखा है, देखो यहाँ पर हमने देखा कि कंपनी पर डेट है अभी भी, तो ये डेट चुकाने की बात कर रही है कंपनी। तो अगेन ठीक है, वो समझ में आता है कि कंपनी डेट चुकाने की बात कर रही है। ओके, नाउ लास्ट, यहाँ पे 26 करोड़ का और कंपनी कह रही है कि इन्वेस्टमेंट इन होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनीज, अगेन वापस सब्सिडरी कंपनीज के डेट और इक्विटी डेट चुकाने की बात हो, उसकी सब्सिडरी कंपनी की आउटस्टैंडिंग बोरोइंग जो है उसको इन्होंने बताया था कि सोलर की इनका ब्रांड है ओसवाल सोलर, उसका जो बोरोइंग है वो चुकाएगा 26 करोड़ में। ठीक है, चलो अब जो मेन चीज़ आती है वो है कंपनी महंगी है या सस्ती है, जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिया, तो वो इसके पेयर्स से हम थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते हैं कि सर कंपनी महंगी है या सस्ती है। किर्लोस्कर ब्रदर्स, बहुत ही पुरानी पॉपुलर वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी किर्लोस्कर। ठीक है, एक है शक्ति पंप, ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी है, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है। इनके रेवेन्यू देखो 4,000 करोड़, 1,300 करोड़ रेवेन्यू, बड़ी कंपनीज है। ठीक है, लेकिन ये पुरानी कंपनीज हैं और इनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, क्लाइंट बेस बड़ा है, तो ये तो हम जानते हैं बिकॉज लिस्टेड कंपनीज है, तो इसको आपको देखना चाहिए। और धीरे धीरे जब आपका मार्केट में एक्सपीरियंस होगा तो स्टॉक्स आपकी नज़र में बार बार आएंगे, तो आपको पता रहेगा कि ये क्या कंपनी है, क्या करती है एंड ऑल। ठीक है, अब ओसवाल पंप के पी रेशियो जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि पी रेशियो हमें बताएगा कि कंपनी महंगी है या सस्ती है, तो देखो किर्लोस्कर ब्रदर मुझे 37 के पी पे मिल रहा है आज की डेट में, और शक्ति पंप्स मुझे 57 के पी पे मिल रहा है, जो कि एक्सपेंसिव है इसके रेवेन्यू को देखते हुए। और ईपीएस अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है, RONW ठीक है यहाँ पर, और NAV दोनों बराबर ही, लेकिन ये शक्ति पंप्स महंगी कंपनी है, तो ये हमारे कंपैरिजन में नहीं। किर्लोस्कर और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अराउंड अराउंड 20% के अराउंड महंगा है अप्रॉक्स। ठीक है, तो क्या ये जस्टिफाइड है? तो कंपनी का रेवेन्यू है 750 करोड़, इसका 4,000 करोड़ रेवेन्यू है, NAV 216 है, 22 RONW है, क्योंकि ये बड़ी कंपनी जैसे बड़ी कंपनी हो जाती है तो फिर RONW इनका रिटर्न ऑन नेटवर्थ है जो थोड़ा सा बैलेंस ही रहता है, कम ही रहता है। ठीक है, EPS अर्निंग पर शेयर डिसेंट है, पुरानी कंपनी है तो इससे ऑब्वियसली, ये नई कंपनी है तो इसको इतना जज नहीं करेंगे कि कम है EPS एंड ऑल। ठीक है, कंपैरिजन में, क्योंकि वैल्यूएशन भी कम है ना, ऑब्वियसली इनसे तो सस्ती मिल रही है। लेकिन यहाँ पर मोटा मोटी अगर वैल्यूएशन में देखें तो कंपनी सस्ती मिल रही है, यहाँ पर सस्ती मिल रही है कंपनी, लेकिन उतनी भी सस्ती नहीं है किर्लोस्कर से। देखो जब बहुत ही सस्ती मिल रही हो ना, बहुत ही सस्ती, व्हेन आई से बहुत ही सस्ती, तो मोर देन 50% का अगर डिफरेंस हो पी रेशियो में अपने पेयर से, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बराबर ही है, और दूसरा ब्रांड बहुत बड़ा ब्रांड है किर्लोस्कर ब्रदर्स, बड़ी कंपनी है, तो यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा हम कंफ्यूज तो हैं। बाकी चीज़ें देखेंगे कि हम कितना सब्सक्रिप्शन एंड बाकी पैरामीटर्स पर जाकर देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा।
तो इसके बाद में यहाँ पर क्या रहता है, आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट, आईपीओ ओपनिंग, क्लोजिंग, उसका फाइनलाइजेशन, अलॉटमेंट कब होगा, 18 जून को होगा। इनिशिएशन, अगर आपका आईपीओ नहीं खुला है तो 19 जून को आपका फ़ंड रिलीज़ हो जाएगा, वापस रिफंड आ जाएगा। अगर आपका आईपीओ ओपन हो गया है तो आपकी आईपीओ की लिस्टिंग डेट है वो 20 जून है। अब यहाँ पर एक आगे बढ़ने से पहले एक और छोटा सा इन्फॉर्मेटिव चीज़ बता देता हूँ। आईपीओ के लिस्टिंग डे पर, लिस्टिंग डे पर आईपीओ कब लिस्ट होता है, कितने बजे होता है, क्या होता है, ठीक है। तो मार्केट का टाइमिंग जो नॉर्मल टाइमिंग होता है रेगुलर मार्केट का, प्री ओपन 9 AM टू 9:15 होता है, ठीक है, जिसे प्री ओपन सेशन बोलते हैं, जिसमें से आप ऑर्डर जो है प्लेस कर पाते हो 9-7 तक, ठीक है। तो इसके बाद में ऑर्डर मैचिंग होती है और 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो आईपीओ में क्या होता है, आईपीओ में प्री ओपन जो है वो, आईपीओ में प्री ओपन है वो लंबा चलता है। आईपीओ में प्री ओपन जो है वो लंबा चलता है, वो चलता है 9 o'clock टू 9:45, यस 9:45 तक प्री ओपन चलेगा, जहाँ पर आप लिमिट ऑर्डर, अगर आपका आईपीओ खुला है, अगर आपका आईपीओ मान लो कि ये जो ओसवाल पंप है आपने अप्लाई किया और आपका आईपीओ अलॉटमेंट की डेट पे आपने जाकर चेक किया, और आपको देखो अलॉटमेंट चेक कैसे करना है, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इस लिंक पर आप जब जाएंगे, इस लिंक पर जब आप जाएंगे तो आपको कंपनी सेलेक्ट करनी है। जब अभी तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, पर आप जब 20 तारीख को चेक करोगे, सॉरी वो लिस्टिंग डेट है, कहाँ गया अलॉटमेंट, यानी कि हाँ कल 18 तारीख को आप चेक करोगे तो फिर आपको यहाँ पर इस कंपनी का नाम दिखेगा, फिर आप उसको सेलेक्ट कर लोगे एंड देन आप अपने पैन कार्ड नंबर, एप्लीकेशन नंबर या डीपी अकाउंट, क्लाइंट अकाउंट, अकाउंट नंबर अगर बैंक से किया तो वो, ठीक है। तो ये चीज़ें, पैन कार्ड रखो, सिंपल कुछ नहीं है, पैन कार्ड यहाँ पे रखो, पैन कार्ड डालो, सबमिट करो, आपको दिख जाएगा कि आपका आईपीओ अलॉट हुआ है नहीं। जैसे 10th-12th के रिजल्ट नहीं देखते थे, सेम वही चीज़ है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कोई गणित नहीं है, आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगी। ये 2-3 अलग अलग होता है, 2-3 वेबसाइट्स होती है, तो यहाँ पर आपको कौन सी पे अलग अलग आईपीओ के अलग अलग होते हैं, तो इसका जैसे इस पे NUFG इन टाइम आईपीओ वेब लिंक पे आपको दिख जाएगा। अब जो है यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि सर कितने बजे देखना है, मतलब कि कल जैसे 18 तारीख को कितने बजे, तो देखो इसका कभी कभी ऐसा है 3-4 बज जाती है, 5-6-7 भी बज जाती है, तो वो टेक्निकल चीज़ें हैं, तो लेट भी होता है, जैसे रिजल्ट्स में होता है सेम। तो पूरे दिन ही आप चेक करते रहो, जब होगा तब आपको पता चल जाएगा सबमिट करने पे, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा गणित है नहीं। तो आपका आईपीओ जैसे अलॉट हो गया, अलॉट हो गया आपकी डीमेट अकाउंट में, लिस्टिंग वाले दिन आपको दिख जाएंगे, लिस्टिंग वाली डेट इसके इसमें है 20 तारीख, ठीक है, 20 तारीख को आपको सुबह दिख जाएंगे। अब आप यहाँ पर लिमिट ऑर्डर डाल सकते हो, यानी कि इस आईपीओ का जो प्राइस था, प्राइस बैंड था, आपको नहीं पता कि ये कितने पे लिस्ट होगा, ठीक है। 9:45 तक आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये कितने पे लिस्ट होगा, तो आप एक कोई भी आपको लगता है कि इससे ऊपर कितनी प्राइस पर होना है, यानी कि इसका देखें हम तो 614 पर आपको लगता है कि ये प्रीमियम पे लिस्ट होगा, और मैं तो 640 एक प्राइस लिमिट ऑर्डर डाल देता हूँ उस पर, अगर लिस्ट होता है तो ऑर्डर मैचिंग में वो आ जाए और मैं इस आईपीओ से एग्जिट ले लूँ, ठीक है। तो आप 9 से 9:45 के बीच में उसका सेल ऑर्डर डाल सकते हो, लिमिट ऑर्डर, फिर उसके बाद में इसकी ऑर्डर मैचिंग होती है, और 10 बजे ठीक ठीक 10 बजे इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपको प्राइस में फ्लक्चुएशन दिखना और डिमांड सप्लाई वहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाएगी, जो हमने ब्रोकर के टर्मिनल पर देखा था शेयर्स, वो नॉर्मल शेयर की तरह ट्रेड होने लगेगा 10 बजे से। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि 9 बजे से प्री ओपन 9:45 तक रहता है आईपीओ के केस में, लिस्टिंग वाले दिन। बाकी अमूमन मतलब नॉर्मल डेज मार्केट के लिए 9 से 9:07 तक प्री ओपन, 9:15 तक रहता है, 9:07 तक आप ऑर्डर डाल सकते हो, ओके। अभी यहाँ पे ये चीज़ बताने के बाद में हम जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देखेंगे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड ऑल हमने, ग्रे मार्केट एंड ऑल सब देख लिया, अब देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जिससे हमारा फाइनल डिसीजन मेकिंग होगा कि आईपीओ में देखना है। तो फर्स्ट डे आपको चेक करना है खाली कि इसमें सब्सक्रिप्शन कितना हुआ, यहाँ पर आपको नंबर मतलब टॉप हेडलाइन के नीचे ही सब्सक्रिप्शन का दिख जाए। अब ये आईपीओ सेंट्रल के साथ थोड़ा सा ही दिक्कत है
कि ये यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड और वो नहीं दिखाता है यहाँ पे कितने गुना सब्सक्रिप्शन हुआ, तो ये क्लियर विजन नहीं है। मतलब वो देखते ही जो विजुअल्स हैं उनको देखते ही नहीं समझ में आ रहा है कि सब्सक्रिप्शन कैसे हुआ। तो उसके लिए आप ये देख सकते हो। हालांकि यहाँ भी आपको आइडिया लग जाएगा कि रिटेल में कितने गुना सब्सक्रिप्शन 17 जून को हुआ था, कितने गुना 16 जून को, और पहले दिन कितना 0.45x हुआ था, फिर 1x हुआ था, फिर 3x, लास्ट में जाके 3x हो गया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब जो इसका बेटर अगर व्यू देखना है तो आप इसमें आ जाओ स्टॉकेज में, एंड वहाँ पर आईपीओ में जाओ। आईपीओ में आपको यहाँ पर आईपीओ दिख जाएगा, जैसे उस वाल पंप पे हम देख रहे हैं। इसकी डिटेल यहाँ पे आपको डीआरएचपी दिख जाएगा। यहाँ पे इसकी बेसिक डिटेल जो वहाँ पर हमने आईपीओ सेंट्रल में भी देखी थी, आईपीओ की डेट क्या है, ऑफर प्राइस क्या है, लॉट साइज़ में कितने शेयर्स हैं, रिटेल का सब्सक्रिप्शन कितना है, नॉल। ये वहाँ पर बेटर व्यू है ज़्यादा आईपीओ सेंट्रल में, बजाय कि यहाँ के डिटेल्ड व्यू है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखो अब आप, तो शेयर ऑफर की पहला जो ये कॉलम है उसमें शेयर ऑफर्ड अलग अलग कैटेगरी को कितने हुए, शेयर बिड कितने किए गए, और शेयर सब्सक्राइब कितने हुए। तो अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, कन्फ्यूज़न रहा था कल तक 1x QIB में 0.27 सब्सक्रिप्शन ही था। तो सेकेंड डे पर डिसीज़न बनना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। ठीक है, बिकॉज मैं खुद इसका आईपीओ लगाऊं या नहीं लगाऊं देख रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि यार QIBs सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे। देखो QIBs का बेसिकली कैसे होता है ना, कि इनका कॉस्ट पर डे भी होता है। इन ये बड़ी इंस्टीट्यूशंस है वगैरह हैं, तो इनका डेली का कॉस्ट भी ऐसा बोलते हैं, आई डोंट नो कि वो फैक्ट है या नहीं है, बट ऐसा बोलते हैं कि इनका बोरोड मनी भी काफ़ी होता है, तो वो एक दिन का भी कॉस्ट बचाते हैं। लेकिन बहुत सारे अच्छे आईपीओज होते हैं, इस कंपनी में थोड़ा सा इधर उधर का भी था। तो जैसा कि वो डिपेंडेंसी हमें दिख रही थी कि एक ही स्कीम पर डिपेंडेंसी है, तो वो मुझे भी चीज़ अखर रही है। तो ऑब्वियसली जो QIBs हैं वो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो तो ऑब्वियसली ये चीज़ डीप एनालिसिस करती है। तो मेरे को यहाँ पर डाउट आने लगा कि यार 16 जून को पूरा दिन निकल गया और 0.27 सब्सक्रिप्शन ही हुआ है, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग था। लेकिन लास्ट में जाते जाते इन्होंने लास्ट डे पर कर दिया। तो बहुत बार ऐसा होगा कि लास्ट डे पर, लेकिन ये 12-1 बजे 2 बजे तक हो जाता है। आज 12-1-2 बजे तक क्लियर हो गया था कि 88 टाइम से ये हुआ है ना। सो ये लास्ट डे पर 12-1 बजे के अराउंड आपको दिख जाएगा। जब कन्फ्यूज़न हो तो आप लास्ट डे पे शिफ्ट कर लो। अगर फर्स्ट डे ही ये ओवर सब्सक्राइब हो गया है 5 गुना 10 गुना, तो आप अपना डिसीजन सेकंड डे पर बना सकते हो, और सेकंड डे पर आप अप्लाई कर सकते हो मोस्ट प्रेफरेबली, अगर आईपीओ अच्छा है, क्लीन है तो। अब इसका लास्ट डे पर हुआ तो क्या था, 45 लाख शेयर्स QIBs को ऑफर्ड थे, 4,000 लाख शेयर इन्होंने अप्लाई किए 88 टाइम्स। ठीक है, और NIIs नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हमने कैटेगरी देखी थी, जिसमें HNI होते हैं, बिग HNI और स्मॉल HNI, तो उसमें 36 टाइम्स हुआ है, और रिटेल इन्वेस्टर्स में 4x टाइम हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है आईपीओ अप्लाई। अब कितना कर सकते हैं, अभी जैसे मान लो कि आपके जो पास पैसा है वो 10 एप्लीकेशन लगाने का, लेट्स अज्यूम यू आर हैविंग अराउंड 2 लाख रुपीज़, यू आर हैविंग 2 लाख रुपीज़, तो क्या स्मॉल HNI में लगा दोगे क्या एक एप्लीकेशन इसमें? ऐसा कर दूँ क्या सर? वो तो हमने वहीं डिस्कस कर लिया था कि नहीं, वो हमें नहीं करना है, स्मॉल HNI तो नहीं करना है, हमें तो अलग अलग एप्लीकेशन लगानी है। तो क्या मैं 10 एप्लीकेशन लगा दूं क्या सर? 10 एप्लीकेशन लगा दूं क्या अलग अलग जो फैमिली मेम्बर्स की? ये आईपीओ इतना डिज़र्व करता है क्या? तो पर्सनली मैं इसको हार्डली 2 से 3 एप्लीकेशन लगाता लास्ट डे पर, 2 से 3 एप्लीकेशन इसमें लगाता, इससे ज़्यादा मैं नहीं लगाता। ठीक है, और वो भी अगर ये सब्सक्रिप्शन नहीं आया होता ना लास्ट डे पर, जो यही सब्सक्रिप्शन रहता ना अगर 1x और, तो मैं वो भी नहीं लगाता, अवॉइड ही करता इसको टोटली। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ हमें देखनी है, ये डिसीजन बनाना है कि किस आईपीओ में हमें कितनी एप्लीकेशन। अब कई आईपीओ जिनमें हमें कोई डाउट नहीं हो, कंपनी ओवरऑल कोई भी एक नेगेटिव पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रहा हो, और सब्सक्रिप्शन भी बहुत तगड़ा हो, तो वहाँ पर हम लगाएंगे, वहाँ पर हम लगाएंगे ज़्यादा एप्लीकेशन। ठीक है, अभी यहाँ पर बिकॉज और भी आईपीओज़ आ रहे हैं आगे, तो हम क्यों 10 एप्लीकेशन उन बाकी आईपीओज़ में देखेंगे, अगर वो अच्छे होंगे तो। नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, ओपन मार्केट में देखेंगे। ऐसा भागना नहीं है, फोमो फील नहीं करना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट फील नहीं करना है आपको किसी भी आईपीओ को लेकर।
एक चीज़ यहाँ पर और होती है, वो हमने शायद मिस कर दी देखने में। ओसवाल पंप IPO, यहाँ पे रेटिंग्स भी आती है एजेंसीज़ की, अलग अलग एजेंसीज़ की रेटिंग्स आती है, ठीक है, ब्रोकर्स और इन सब की। तो वो, एक सेकेंड, यहाँ पे हम बैक जाते हैं तो हमको दिखेगा। हम्म, ये रहा, ओसवाल पंप्स IPO रिव्यूज, सब्सक्राइब और अवॉइड। तो ये ब्रोकर्स हैं, बैंक्स हैं, अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है, वो अपनी रिसर्च करके देते हैं कि भाई इस IPO पर हमारा क्या व्यू है। तो आनंद राठी ने सब्सक्राइब। अब देखो, ये मतलब इसको ज़्यादा एक सरसरी नज़रों से देखना है, सिर्फ सारे ही नेगेटिव नेगेटिव हैं तो आपको थोड़ा सा डीप एनालिसिस। लेकिन सब्सक्राइब सब्सक्राइब सबका है तो कोई ऐसा नहीं समझना है कि इन सब ने बोला है तो ऑब्वियसली ये तो बड़ी फर्म्स हैं और इन्हें तो आइडिया होगा, इन्होंने डीप रिसर्च किया होगा, इन सब ने सब्सक्राइब बोला है, यहाँ से लेके फर्स्ट से लेके लास्ट तक सब ने सब्सक्राइब बोला है, तो भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये करना है, अपना एनालिसिस करना है। बिकॉज पेटीएम का मैं आपको बताऊंगा, पेटीएम में सब ने मोस्ट ऑफ दी, मतलब कुछ इसमें तो बाकी सब ने आई नहीं है, उसमें सारे लगभग ने सब्सक्राइब बोला था, क्या हुआ था IPO सब जानते हैं, ठीक है। तो वो आपको पूरा सोलली इस पे कोई डिपेंडेंट नहीं रहना है, ये यहाँ पर दिखेगा आपको मेरा मैं भूल गया था बताना, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, बिकॉज लोग सिर्फ इसको देखकर बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं कि मैं इसी को देख लेता हूँ, इन लोगों ने कर लिया होगा रिसर्च, मैं क्यों ही करूँ। तो ये नहीं करना है आपको। आपको कितना सिंपल है, मैंने बताया ना आपको कितना सिंपल है देखने में, कोई ज़्यादा ऐसा कंसर्निंग नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़े यार। आप जब रेगुलर देखने लगेंगे तो यू विल हैव एन आइडिया, बहुत जल्दी से आप देख लोगे, ठीक है ना, कुछ पैरामीटर्स जो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर ही लिए थे। तो फिलहाल ओसवाल पंप का वर्डिक्ट अगर फाइनल हम देखें, तो मैंने आपको बताया कि लास्ट डे पर जो ये चेंजेस आए हैं QIB में, और एक कंसर्न तो अभी भी है मेरा, मैं लॉन्ग टर्म इस कंपनी में इन्वेस्टेड शायद नहीं रहूँगा। अगर मेरा IPO ओपन होता है तो मैं लिस्टिंग गेन पे निकल जाऊँगा इसमें, बिकॉज बिकॉज रीज़न है, अभी तो ठीक है इनके पास ऑर्डर्स हैं, तो ठीक है थोड़े टाइम होल्ड रखना है नहीं रखना वो डिपेंड करता है कि फर्स्ट वीक का क्या इसका लेवल्स रहते हैं और क्या प्राइस का लेवल रहता है, उस पर डिपेंड करता है, पोस्ट लिस्टिंग भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसमें कंसर्न है कंपनी के अंदर कि इसकी टोटल जो डिपेंडेंसी है वो एक ही गवर्नमेंट के स्कीम के ऊपर है, गवर्नमेंट की एक ही स्कीम के ऊपर है, विच इज़ नॉट ए गुड साइन। कि बहुत बार पहले भी, मुझे एक कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसी कंपनियां बहुत आई जिनके अंदर लार्ज एक्सपोजर रहता है एक ही गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ऑल का, और बाद में जब गवर्नमेंट बदलती है या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बदलती हैं तो वो कंपनी की सारी फंडामेंटल्स भी बदल जाते हैं, उसके ये सारे रेवेन्यू एंड ऑल, ये सब भी बदल जाते हैं। तो कितना आगे ये कंपनी लिस्ट होने के बाद में देखेंगे, क्वार्टर एंड क्वार्टर, 1-2 साल देखेंगे कि कंपनी कितना डाइवर्सिफाई कर रही है, कंपनी का अदर रेवेन्यूज़, अदर प्रोडक्ट लाइन, अदर क्लाइंट बेस, वो सारा कितना होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो दिस वाज ओवरऑल एनालिसिस ऑफ दिस ओसवाल पंप, जिसको एग्जांपल लेके हमने सीखा कि क्या एनालिसिस होता है, कैसे हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। नाउ एक और देख लेते हैं, सर एक और बता दो। चलो ये कल ओपन होगा तो इसको भी एक फास्ट फॉरवर्ड हम रिव्यू देख लेते हैं, ठीक है। एरिस इंफ्रा, नाम से ही पता चल रहा है इंफ्रा सेक्टर की कंपनी है। तो क्या करती है एरिस इंफ्रा? एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन इज अ बिजनेस टू बिजनेस B2B टेक्नोलॉजी enabled company operating in the construction materials market, focusing on simplifying and digitizing the procurement process of construction material, delivering an efficient end-to-end procurement experience. So basically ये कंपनी क्या करती है कि जितनी भी इंफ्रा कंपनीज हैं उनके लिए प्रोक्योरमेंट करती है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का उनको डिलीवर करती है, और एंड टू एंड प्रोक्योरमेंट सर्विसेज देती है इंफ्रा कंपनीज को, ओके ठीक है। द कंपनी leverages its extensive network of vendors to source construction material and provide them to real estate and infrastructure developers and contractors, ठीक है। Between financial year 2021-24 the company has delivered 14 million metric tons of construction material including aggregates, ready mixed concrete, steel, cement, construction chemicals and walling solution, utilizing 17 to 9 vendors, ओके क्लाइंट बेस बड़ा है, सॉरी इनके वेंडर सप्लायर काफ़ी हैं, 1729, सर्विंग
2,659 customers across 1,075 पिन कोड्स इन वेरियस सिटीज़ इंक्लूडिंग मुंबई, बेंगलोर एंड चेन्नई। ठीक है, कंपनी का क्लाइंट बेस यहाँ तक देखने में समझ में आ रहा है कि बड़ा है, वेरियस सिटीज़ में, बड़ी सिटीज़ में। ठीक है, और इनके वेंडर्स जो अलग अलग कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हैं, सप्लायर हैं, वो भी बड़े। आगे देखते हैं। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन कस्टमर बेस इंक्लूड्स लार्ज रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स इंक्लूडिंग कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट, जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट। इनके क्लाइंट्स के नाम में बड़ी कंपनीज होगी, इनमें से कुछ का नाम तो सुना हुआ है, SP सिंगला और ये सब, वाधवा ग्रुप और। ठीक है, थ्रू इट्स सब्सिडरी एरिस यूनिटर्न the company offers diverse value added services like advisory and consultancy services and marketing sales support. ओके, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में ये सेल्स करते होंगे इनकी जो एक सब्सिडरी कंपनी है उसके थ्रू। ठीक है, कंपनी के 234 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं पेरोल पर। ये भी देखना होता है बहुत बार आपको एम्प्लॉयज़ की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, जितने ज़्यादा परमानेंट एम्प्लॉयज़ उतना ज़्यादा आपको आइडिया लगता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। पेरोल पर परमानेंट एम्प्लॉय रौनक किशोर मोरबिया, सॉरी, रौनक किशोर मोरबिया इनके प्रमोटर हैं, इनके इंटरव्यूज़ वगैरह देखने चाहिए। अभी देखते हैं एरिस इंफ्रा के IPO डिटेल। 18 से 20 तक ये रहेगा। 210 से 222 का प्राइस बैंड है और फ्रेश इशू है 500 करोड़ का। OFS नहीं है, तो पहला हमारा यहाँ पर पैरामीटर चेकलिस्ट का आ गया कि OFS नहीं है और फ्रेश इशू है, तो यहाँ पर ठीक है, राइट टिक हमने लगा दिया। टोटल IPO जो है फ्रेश इशू है, तो कोई इशू हमको प्रॉब्लम नहीं है सर। मिनिमम बिड एक लॉट में 67 शेयर्स रहेंगे, वही 14,878 का रहेगा टोटल लॉट, और 2 रुपये फेस वैल्यू है, और रिटेल अलोकेशन इज़ 10%। देखो आ गई ना बात यहाँ पे, मैंने आपको बताया था जब भी रिटेल एलोकेशन 35% से रिड्यूस करके 10% कर दिया जाता है तो आप तो रेड फ्लैग यहाँ पे ही आ गया है। अब आगे जितने भी एनालिसिस करोगे वो आप नेगेटिव थॉट दिमाग में रखते हुए करोगे, बिकॉज यहाँ पर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है 3 साल से। ये तो हमें ये देखते ही क्लियर हो जाना चाहिए कि आगे हमें काफ़ी चीज़ें नेगेटिव देखने को मिलेगी। अब उसके बाद भी हमें अप्लाई, मैं तो देखो यही रिकमेंड करूँगा इनिशियली कि ये नंबर देखते ही आप अवॉइड कर दो, टाइम वेस्ट नहीं करना आगे इतना एनालिसिस करके। फिर देखेंगे कंपनी अगर फ्यूचर में कभी अच्छा करेगी, सामने आएगी, तब देखेंगे, प्रॉफिटेबल हो जाएगी तब देखेंगे, घाटे में क्यों कंपनी को। अब फिर आप रिस्क इन्वेस्टर हो, आपको बहुत एक्सपीरियंस है, आपका रिस्क एपेटाइट है, आप तो सोच रहे हो कि ठीक है यार कंपनी अभी घाटे में होते हैं, बिजनेसेस बहुत सारे बिजनेसेस लॉस में रन करते हैं, लेकिन बिजनेस अच्छा होता है इनका। ठीक है, वो बर्न कर रहे हैं लेकिन बिजनेस अच्छा है, आगे फ्यूचर ब्राइट है, तो कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, और प्रॉफिटेबल होगी तब अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो मुझे अभी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल जाएगी बेसिकली कंपनी, तो सस्ते में मिलेगी अभी। तो अगर वो एनालाइज करना है तो फिर आगे थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड देख लेते हैं कि क्या है। तो 452, 746, 696 और 546। अब देखो इसका रेवेन्यू भी वॉलेटाइल है, यहाँ एक जंप हुआ, बड़ा जंप हुआ, फिर वापस कम हुआ, फिर वापस, और अभी तो चलो 9 मंथ का ये तो नहीं जज कर सकते, इससे ज़्यादा ही जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ा सा वॉलेटाइल है रेवेन्यू भी कंपनी का। एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं कंपनी के, ऑब्वियसली मार्जिन नेगेटिव में, तो कंपनी घाटे में चल रही है, और घाटा भी बढ़ रहा है, लेकिन इस साल 9 महीने में कंपनी मुनाफे में, प्रॉफिट में इस साल। ठीक है, फिर भी हम उसे उतना काउंट अभी नहीं देंगे। अर्निंग पर शेयर अभी नेगेटिव है, इस साल 9 महीने तक पॉजिटिव है, और इसका पी रेशियो 195/106। ओके, तो ये तो ज़्यादा है। और RO एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये देखो नेगेटिव है। NAV ठीक है, एबिटा नेगेटिव टू पॉजिटिव अभी आया है। डेट टू इक्विटी रेशियो, ये यहाँ पे एक और रेड फ्लैग, है, डेट बढ़ रहा है कंपनी का, बढ़ा है। ठीक है ना, अब वो ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएगा ऑब्वियसली कि हम डेट रीपेमेंट करेंगे, तो ये घट जाएगा। IPO अभी तक ये कल से स्टार्ट होगा अप्लाई होना, तो देख लो 45 था डे 1 पे, 34, 27 एंड 27 डाउन हो चुका है।
अब अगले 3 दिन में जब सब्सक्रिप्शन होगा तब पता चलेगा क्या करना है। एंड एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन आईपीओ ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? 204 करोड़ रुपए, 500 करोड़ का टोटल आईपीओ, जिसमें से 204 करोड़ रुपए के ये बोल रहे हैं कि हम लोन चुकाएंगे, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स हमारी है वो हम चुकाएंगे। और फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी इन आर 177 करोड़। ठीक है, ठीक है। कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 177 करोड़ वो रखेंगे। फिर इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है बिल्ड मैक्स इंफ्रा, उसको फंड करेंगे ये वर्किंग कैपिटल के लिए 48 करोड़। ठीक है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस एंड आइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, लाइव अपडेट अभी होंगे नहीं बिकॉज कल से है ये कंपनी की इम्पोर्टेंट डेट्स है, अभी इनके रिव्यू आए नहीं है। और पीयर कंपैरिजन यहाँ पर अभी है नहीं, लेकिन कंपनी महंगी है। तो फिलहाल अभी आने से पहले जितना एनालिसिस है उसमें मेरी तरफ से क्रॉस, क्रॉस है, रेड में होना चाहिए वैसे, तो क्रॉस है। ठीक है ना, क्योंकि हम घाटे में क्यों, कंपनी में और भी तो आईपीओ आएंगे ना, तो हम यहाँ पे क्यों ही डील करें। तो मेरा सीधा सा क्लियर कट ये बोलना है कि आप इतना हेडेक नहीं लेना। 2000 कंपनियां लिस्टेड है, उसमें और अपॉर्चुनिटीज़ होंगी उधर, और और आईपीओ आएंगे, और आईपीओ लिस्ट होंगे। अभी तो हम मैंने बताया ना आपको कि मैं आपको पोस्ट आईपीओ स्ट्रेटजीज सिखाने वाला हूँ। तो जो आईपीओ, अच्छे आईपीओ आपके नहीं ओपन हुए हैं, उन्हीं उनमें भी तो हमें इन्वेस्ट करना है। तो उसके लिए भी तो पैसा बचा के रखना है। ऐसा तो है नहीं कि पैसे की सप्लाई बहुत अनलिमिटेड है आपके पास। तो हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना ही क्यों है जो लॉस मेकिंग है। जब प्रॉफिटेबल होगी ये कंपनी, रडार पे है, ठीक है, आईपीओ आया, हम आगे देखेंगे, कभी वापस इसको एनालाइज करेंगे, हाँ, साल 6 महीने, साल भर बाद, 1 साल 2 साल बाद, जब अच्छे वैल्यूएशन पे करेक्ट वैल्यूएशन होगा और प्रॉफिटेबल होगी कंपनी, तब देखेंगे। तो अवॉइड, ठीक है, ऐसे करके आप सारे आईपीओ एनालाइज करो। और अगर आपको आईपीओ सीखना है, मतलब आईपीओ एनालिसिस सीखना है, तो ये आपको करना पड़ेगा। मतलब ये आपको कुछ इनिशियल फेज़ में, यानी कि 6 महीने तक, और इस साल बहुत आईपीओ आएंगे, ठीक है। जून हो चुका है, अगले 6 महीने में और भी बहुत सारे आईपीओ आने हैं। ऐसे में आईपीओ को मत करो, आप मेन बोर्ड आईपीओ को एनालाइज करो, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से करो, चेकलिस्ट बनाओ, चेकलिस्ट आप अपन ने डिस्कस डिटेल में करी है, और वैसे करके आईपीओज़ को एनालाइज करो। एंड देखो, सिर्फ एनालाइज कर दिया, अवॉइड में भी आ गया, उसके बाद भी आपको देखना है कि उसकी लिस्टिंग कहाँ हो रही है, और लिस्टिंग के बाद में स्टॉक ने क्या परफॉर्म किया, उसको अपनी वॉच लिस्ट में रखो। फिर अगले 6 महीने ट्रैक करो कि आईपीओ ने कैसा परफॉर्म किया, तो आपको बहुत सारे इंसाइट्स और मिलेंगे, तो आपका आगे का एनालिसिस और अच्छा होगा। और एक और बढ़िया चीज़ है कि आप पहले जो आईपीओ आ चुके हैं, ठीक है, अच्छे बुरे जैसे भी आईपीओ आए पॉपुलर, जैसे पेटीएम, नाइका, जोमेटो, एलआईसी, एसबीआई कार्ड, ठीक है, इन सब का हम पोस्ट आईपीओ स्ट्रेटजीज में, चार्ट में देखेंगे कि इन आईपीओज ने कैसा परफॉर्म किया, लिस्ट होने के बाद में आईपीओ में इशू थे, उसके बाद भी क्या इनको लिया जा सकता था। ये सब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, जब हम चार्ट पे जाएंगे और पोस्ट आईपीओ स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे, तब डिटेल में हम इनको डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल जो मेरा ये कहना है कि आप यहाँ पर कोई भी आईपीओ का लिख सकते हैं। जैसे रिसेंटली एक अच्छा आईपीओ आया था, उसको हम लास्ट डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में जो है अ, हम इसको यहाँ पर चैप्टर को क्लोज करेंगे और हम अगली स्लाइड्स की तरफ चलेंगे। तो ये प्रोस्ट्रेन करके कंपनी का आईपीओ आया था, स्ट्राम था एक्चुअली वो, प्रोस्ट्राम था, प्रोस्ट्राम आईपीओ सेंट्रल। ऐसे किसी भी आईपीओ के आगे आप आईपीओ सेंट्रल लिखोगे तो उसका आ जाएगा। प्रोस्ट्राम इन्फो सिस्टम, ठीक है, ये कंपनी थी, अच्छा आईपीओ था। अब ये इसको क्विकली हम एनालाइज करते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा आईपीओ था। तो हमने बुरे आईपीओ तो अभी दो देखे जो अवॉइड थे, तो एक सेलेक्ट होने वाले आईपीओ में, और जिसकी लिस्टिंग भी प्रीमियम हुई थी, ज़्यादा नहीं लेकिन हुई थी प्रीमियम लिस्टिंग। तो वो कंपनीज कैसी दिखती हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखो बेसिकली प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम लिमिटेड 2008 पुरानी कंपनी है। ProStarm Infosystem is involved in designing, manufacturing, assembling, selling, servicing, and supplying energy storage equipment and power conditioning equipment. क्या होते हैं वो? Power solution products. Their manufacture पावर सॉल्यूशन प्रोडक्ट इंक्लूड यूपीएस सिस्टम, जो बैटरी वाला कंप्यूटर वगैरह में यूपीएस सिस्टम नहीं होते, तो वो यूपीएस सिस्टम, इन्वर्टर सिस्टम्स, लिफ्ट इन्वर्टर सिस्टम, सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम, लिथियम आयन बैटरी पैक्स, सर्वो कंट्रोल वोल्टेज स्टेबलाइजर बनाते हैं, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर्स,
and other power solution product. ठीक है, the company offers both customized and standard products and solution which are manufactured and assembled at in-house facilities. तो देखो मैन्युफैक्चर्ड भी है और असेंबल्ड भी है, ये चीज़ ध्यान में रखना. एंड थ्रू थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, जो असेंबल करा रहे हैं वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से पार्ट अलग अलग कराते होंगे और फिर इसको असेंबल करते होंगे. पोस्ट प्रोस्ट्राम इन्फो सिस्टम लिमिटेड ऑल्सो अंडरटेक रूफ टॉप सोलर फोटो वोल्टिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट अक्रॉस इंडिया ऑन एन EPC बेसिस. ठीक है, तो कंपनी का सेक्टर बहुत अच्छा है, लिथियम आयन बैटरीज, UPS इन्वर्टर्स वगैरह सब बढ़िया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देयर UPS सॉल्यूशन हैव बीन यूटिलाइज अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग बैंकिंग, फाइनेंस एंड हेल्थ केयर. द कंपनी हैज़ ए नेशन वाइड सर्विस नेटवर्क. प्रो स्टाम प्रोडक्ट लाइन इंक्लूड लाइन इंटरेक्टिव UPS और ये सारी चीज़ें देखो आप. तो ये प्रोडक्ट लाइन है कंपनी के, ऐसे करके इनके स्टेबलाइजर्स एंड वो सब भी है, ये कंपनी का प्रोडक्ट लाइन था. अब आते हैं कंपनी की बेसिक डिटेल में कि इनका डेट 27 मई, ये पिछले महीने IPO आया था. 95 से 105 पर शेयर इसका इशू प्राइस रखा था इन्होंने. टोटल IPO का साइज़ जो था वो था 152 से 168, छोटा IPO था, 160 करोड़ 170 करोड़ के आसपास का, जिसमें से टोटल फ्रेश इशू है. ठीक है, हमारा जो पहला चेकलिस्ट का पॉइंट है सर, फ्रेश इशू है, क्या करूं? फ्रेश इशू है तो क्या करना है सर? प्लस पॉइंट देना है, राइट है, ठीक है, ओके. आगे बढ़ते हैं. 142 शेयर मिल रहे हैं आपको 14,910 में, और लॉट साइज़ जो है उसमें 142 शेयर है. 10 फेस वैल्यू, ठीक है, 35%. एक और स्टेप क्लियर हो गया, मतलब कि कंपनी प्रॉफिटेबल है और रिटेल का जो है एलोकेशन वो कम नहीं हुआ है. आगे बढ़ते हैं, कंपनी के रेवेन्यूज़ देखते हैं. कंपनी का रेवेन्यू देखो सर, FY22 में 170 करोड़, 230 करोड़, 257 करोड़, 268 करोड़, स्मूथ इंक्रीज. ठीक है, रेवेन्यू में कोई इशू नहीं है. वो वहाँ भी नहीं था जो हमने अभी देखा था, जो रीसेंट IPO था, तो वहाँ भी रेवेन्यूज़ वगैरह ठीक थे वो सोलर वाली कंपनी में. लेकिन वहाँ पर एक ही प्रॉब्लम थी कि वो एक ही स्कीम से, गवर्नमेंट की एक ही स्कीम से सारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था. लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ इनका मल्टीपल प्रोडक्ट हैं और पूरा क्लाइंट बेस रिटेल भी है और बिजनेस भी B2B भी है, मतलब बड़ी लार्ज बिजनेस यूनिट में भी है और रिटेल में भी है, तो डाइवर्सिफाइड है. एक्सपेंसेस, लेकिन आप देख लो कि मार्जिन, नेट मार्जिन 6.35, 8.4, 8.84, 8.23 ग्रोइंग है, बट यहाँ से पिछले 3 साल से स्टेबल है, तो ज़्यादा ग्रोइंग नहीं है, विच इज़ थोड़ा सा ओके ओके पॉइंट है. ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आगे और जज करेंगे कंपनी को. कंपनी का पी रेशियो, अब देखो पी रेशियो जब 20 से कम का होता है ना IPO में, जब देखते हैं हम प्री इशू, तो 20 से कम होता है तो थोड़ा सा अच्छा अच्छा लगता है. ठीक है तो वो थोड़ा अच्छा अच्छा लगता है, तो वहाँ पर कि वैल्यूएशन ठीक है कंपनी का, है ना, तो ये देखना होगा. अब रिटर्न ऑन नेटवर्थ 32, 39, 32 वॉलेटाइल है ये, थोड़ा सा इसको क्वेश्चन मार्क लगा दो. जहाँ हम हर बार राइट लगाते हैं वहाँ क्वेश्चन मार्क, बिकॉज 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 यहाँ पर वापस डाउन हुआ है. NAV 9.55, 14 एंड 19, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है. नेट एसेट वैल्यू में ROC 41, 41, 32, ये 24 में थोड़ा सा डाउन जा रहा है. वो रिपोर्टिंग पूरे ईयर की है, क्या है अभी यहाँ पर दिख नहीं रहा. ठीक है, EBITDA 9.67, 12.65 एंड 14. और डेट जो है कंपनी का थोड़ा सा बड़ा है, डेट थोड़ा सा ही बड़ा है, ज़्यादा नहीं बड़ा है. और EBITDA कंपनी का ग्रोइंग है, तो यहाँ भी मोटा मोटी ओके है, कोई ऐसा रेड फ्लैग नहीं है, ओके है. बस ये थोड़ा सा कंसर्निंग था कि एकदम से शार्प डिक्लाइन यहाँ पे क्यों आया. चलो आगे बढ़ते हैं, GMP की बात करते हैं. कंपनी कब 27 मई को ओपन हुआ था, तो इसमें देख लो 27 मई से जो इसका ग्रे मार्केट का प्राइस है वो आने लगा था, और वो ज़्यादा नहीं गिरा है, स्टडी था. अब कंपनी क्या करने वाली है IPO के पैसे से? फ्रेश इशू है टोटल, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 72 करोड़, 150 करोड़ का IPO था. रीपेमेंट लोन बोरोइंग्स जो ऊपर दिख रही थी वो कम हो जाएगी, 18 करोड़ का वो दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम कुछ एक्विजिशन करेंगे और स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव लेंगे, उसमें पैसा डालेंगे. ठीक है, अब हम देखते हैं कंपनी का जो मेन चीज़ है,
हमारा सब्सक्रिप्शन पर अभी हम आएंगे कितना सब्सक्रिप्शन हुआ, क्योंकि वो तो हमें सेकेंड डे पे पता चलेगा ना। हम तो ऐसा मान के चल रहे हैं कि आईपीओ अभी कल से स्टार्ट होने वाला है, ऑल्दो ये पुराना आईपीओ, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि अभी हमें नहीं पता कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है एंड ऑल। पहले स्टेप पे हमारा क्या ये सब्सक्रिप्शन एंड ऑल हमें देखने के लिए वेट करना भी है, नहीं करना है? तो अभी तक तो करना है, अब आगे देखते हैं वैल्यूएशन कैसे है। तो देखो, सर्वोटेक पावर सिस्टम, सब ने हमने नाम सुना है सर्वोटेक का, अच्छी पॉपुलर कंपनी है इस इंडस्ट्री में, इस कैटेगरी में, ठीक है। तो सर्वोटेक और एक और कंपनी है सन गार्नर, इसका नाम मैंने सुना तो है बट इतना नहीं पता। तो सन गार्नर एनर्जीज एंड सर्वोटेक ऑब्वियसली सुना है। तो देखो सर्वोटेक का पी रेशियो 243, रेवेन्यू कितना है 353 करोड़, इसका रेवेन्यू कितना है 257 करोड़। चलो ये कंपटीशन में नहीं है, छोटी कंपनी है बहुत, 17 करोड़ का ही रेवेन्यू है, तो इसको हम अभी कंपेयर ही नहीं करते, फिर भी इसका पी रेशियो बहुत इससे तो बहुत महंगा है, ठीक है। अभी इन दोनों को कंपेयर करें, अर्निंग पर शेयर 5 रुपये, सर्वोटेक की अर्निंग पर शेयर क्या है 32 RONW, इसका क्या है 10, NAV क्या है देखो। तो इन दोनों से वैल्यूएशन के मामले में ये कंपनी क्लियर विनर है, क्लियर विनर है। इंडस्ट्री बढ़िया है, सेक्टर बढ़िया है, और कॉम्पिटिटर देखो तो उसमें रेवेन्यू बराबर लगभग है जो प्लेयर है उनमें, और कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है। कंपनी महंगी नहीं मिलनी चाहिए, बस सही वैल्यूएशन पे अगर आपको कंपनी मिल रही है और कंपनी ठीक है, मतलब कंपनी में कोई ऐसा मेजर इशू नहीं नज़र आ रहा है आपको फंडामेंटली, तो फिर वो ग्रीन फ्लैग है, फिर आप जा सकते हो। तो इस आईपीओ में अप्लाई मैंने किए थे लॉट, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे एक भी लॉट नहीं ओपन हुआ। मैंने एप्लीकेशन लगाई थी इसमें, 8 शायद 7 या 8 एप्लीकेशन मैंने लगाई थी, बट नहीं ओपन हुई। तो वो लक का गेम है, वो लक का गेम है, आपका कभी नहीं ओपन होता है तो नहीं ओपन होता है, ठीक है। बट हाँ, ऐसे आईपीओ में, ऐसे आईपीओ में जहाँ वैल्यूएशन ठीक मिल रहे हैं, सेक्टर ठीक है, कंपनी ठीक है, बाकी पीयर से वैल्यूएशन ठीक है, रेवेन्यू भी अच्छा है कंपनी का, कोई ज़्यादा मेजर रेड फ्लैग नहीं है कंपनी में, एक दो इश्यूज थे जो हमने देखे। अब हम इसका अगर जाकर हम देखें प्रोस्ट्रान का कि इसका क्या रहा था सब्सक्रिप्शन आईपीओ का, यहाँ ही दिख जाएगा मेरे हिसाब से। लिस्टेड में चले जाते हैं बिकॉज ये लिस्ट हो चुका है, ये रहा प्रोस्ट्रान इन्फो सिस्टम। तो सब्सक्रिप्शन देखो 100x सब्सक्रिप्शन था, 222x था NIAs में, और 39x था, ऑलमोस्ट 40x था इसमें। सब्सक्रिप्शन अच्छा था, और ये डे 1 पे ही हो गया था शायद 40x के अराउंड QIBs में, और सेकंड डे काफ़ी हो गया था। तो अच्छा IPO है, और जिनमें थोड़ा सा क्लैरिटी रहता है ना, उनमें QIBs कैटेगरीज में भी आपको डे 1 और डे 2 पे भी ओवर सब्सक्राइब वो दिखने लगेगा, तो वहाँ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, ठीक है। और ऐसे IPO अगर नहीं भी ओपन हुए हैं, तो आप पोस्ट मार्केट IPO स्ट्रैटेजीज़ में हम डिस्कस करेंगे कि फिर उनको कैसे। अब कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छी है, कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, सब कुछ है, हमने आईपीओ अप्लाई किया नहीं खुला तो ज़रूरी थोड़ी है कि सारी अपॉर्चुनिटी चली गई। आईपीओ नहीं ओपन हुआ तो अब हम कभी नहीं ले सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। ओपन मार्केट आईपीओ वाले दिन कितनी लिस्टिंग होगी, हार्डली 10%, 20%, 30% ऊपर होगा, थोड़ा वेट करेंगे, उसकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज है जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जब हमें हमारी प्राइस पे मिलेगा, तो जब कंपनी पे हमारा बिलीफ है तो हम लेंगे, उसको लेंगे, सेकेंडरी मार्केट से लेंगे, और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे अगर लॉन्ग टर्म हमें होल्ड करना है, सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए नहीं करना है तो। सो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इनफ अबाउट आईपीओ एनालिसिस। मैंने आपको सारी चीज़ें इन डिटेल बताई है कि क्या और कैसे हम आईपीओ एनालाइज करेंगे। एंड एक चीज़ ध्यान रखिए कि सिर्फ लिस्टिंग गेन के पीछे कंपनी का आईपीओ लगाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। लिस्टिंग गेन नहीं करना है, हम एक स्पेकुलेटर नहीं है, हम इन्वेस्टर हैं। तो हमें इन्वेस्टर के नज़रिए से कंपनी को देखना है, और सिर्फ स्पेकुलेशन के लिए हमें कंपनी का आईपीओ नहीं लगाना है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं हमारी अगली स्लाइड की तरफ, अगले चैप्टर में, जहाँ पर हम पोस्ट आईपीओ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, और चार्ट्स पे बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे रिसेंट जो भी बड़े आईपीओज आए और सक्सेसफुल और फेल्ड आईपीओज, उनके बारे में हम देखेंगे। चलो चलते हैं।